प्रेम विवाह है आपका? हाँ। कैसे मिले आप लोग पहली बार? कॉलेज में। बताइए थोड़ा सा। कॉलेज में थे हम लोग, कॉमन फ्रेंड्स थे। अब मम्मी पापा को सब पता होता है, ये चीज नहीं होता कि आपको बताना पड़े, दे ऑलरेडी नो। चुनाव लड़ने से लेके जीतने तक के प्रोसेस में हम पहली बार नर्वस हुए, घबरा गए। हम लोग कुशेश्वर स्थान गए थे, वहाँ पे मेरे ही उम्र के कोई होंगे, हमसे छोटे होंगे, उन्होंने हमें कहा कि दीदी हमें जब पानी लगता है तो हमें पढ़ाई छोड़ देना पड़ता है क्योंकि हम कॉलेज नहीं जा पाते। तो ये बात सिर्फ उस गांव को सुंदर बनाने का बात नहीं, ये बात है कि वहाँ के बच्चे अभी तक अपनी शिक्षा नहीं पूरी कर पा रहे हैं। अगर आप किसी से पूछें कि 25-26 साल की उम्र कितनी बड़ी होती है, तो कुछ लोग आपको कहेंगे कि इस उम्र के जब आप हो गए हैं तो आपको ये तय कर लेना चाहिए कि देश की कौन सी बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा में आप बैठेंगे। कुछ लोग आपको ये भी कहते फिरेंगे कि इन प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए जो जरूरी तैयारियां हैं वो इस उम्र तक आते आते पूरी हो जानी चाहिए। और आजकल एक नया ट्रेंड है सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पे कुछ लोग ये पूछते फिरते हैं कि 25-26 साल की उम्र हो गई है, शेयर मार्केट में आपका कितना इन्वेस्टमेंट है, ताकि आगे की आपकी जिंदगी आसान हो जाए। लेकिन 2024 का लोकसभा चुनाव जब हुआ, नतीजे जब आए, तब ये दिखा कि कई उम्मीदवार जिनकी उम्र 25 से 26 साल के बीच है, वो देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचे हैं। आज हम जिनसे मिलने आए हैं वो भी एक ऐसे ही सांसद हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कुछ जगहों पे कि वो 25 साल की हैं, कुछ जगहों पे कहा जा रहा है कि वो 26 साल है। लेकिन ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि बिहार के समस्तीपुर से सांसद बनकर के दिल्ली के सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में पहुंची शांभवी चौधरी क्या सोच रखती हैं, मुश्किल सवालों को कैसे डील करती हैं और अपने पीछे की जिंदगी के बारे में क्या कुछ बताती हैं। तो यही सब कुछ जानने के लिए, समझने के लिए हम उनके घर पे पहुंचे हैं। ये बातचीत आप आखिर तक देखिए और आखिर में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये बातचीत कैसी लगी। शांभवी जी, दिल्ली में आप ही के घर में आपका स्वागत है। लोकमत हिंदी से बातचीत करने के लिए हम लोग बैठे हैं, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी पूरी टीम का, लोकमत की पूरी टीम का। जी, हम लोग बातचीत की शुरुआत करते हैं। जब आपको टिकट मिला, टिकट मिलने की घोषणा हुई कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो गुट है और उसकी तरफ से आप उम्मीदवार होंगे समस्तीपुर से, तब चर्चा हुई आपकी उम्मीदवारी को लेकर के। जब आप चुनाव जीत गई तो चर्चा का फलक और बड़ा हो गया, है ना? जब आप लोकसभा का चुनाव जीत करके लोकसभा में शपथ लेती हैं तो उसका वीडियो वायरल होता है। तो ये जो वीडियो वायरल हुआ है लोकसभा में शपथ लेते हुए वाला, उसमें दो राय आ रही हैं। एक तो लोग आपके कॉन्फिडेंस की दाद दे रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग जो शपथ ले रहे हैं सालों से वो बिना पर्ची देखे हुए नहीं पढ़ रहे हैं, वो रिस्क नहीं ले रहे हैं। आपने ये रिस्क कैसे लिया? आपने सब रट्टा मारा था, याद किया था, क्या तैयारी थी ये करने के पीछे? देखिए, एक तो मेरे को नहीं लगता कि बहुत इसमें कोई बड़ी बात है, क्योंकि जब आप शपथ लेते हैं, हम लोग जब भी कोई शपथ लेते हैं तो उसको दिल से मतलब लेना चाहिए और पूरे कहते हैं ना कॉन्फिडेंस के साथ शपथ लेना चाहिए। और जब आप शपथ ले रहे हो तो सामने वाले को भी भरोसा होना चाहिए कि हाँ ये शपथ ले रही हैं, सीरियसली लेना चाहिए। मतलब आजकल हमको लगता है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम चाहते थे कि जब हम शपथ लेने जाए तो हम शपथ रीड ना करें, हम एक्चुअली शपथ लें। तो ये मेरा शुरू से था कि हम जब भी कभी ओथ लेंगे लाइफ में आगे चल के तो हम कभी भी रीड नहीं करेंगे, हम शपथ बिना देखे लेंगे और मतलब इतना कॉन्फिडेंटली शपथ लेंगे कि सामने वाले को यकीन हो कि हम शपथ ले रहे हैं। ये बहुत लोगों को यकीन हुआ, लेकिन इसकी तैयारी कैसे की आपने? मतलब इसके लिए क्या कुछ किया आपने? ये बहुत सारे, एक तो अब मेरे को भी इंस्टाग्राम और फेसबुक के थ्रू पता चल रहा है कि लोग को लग रहा है कि हम रात भर जग के इसको रट्टा मारे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये हम बहुत डिफिकल्ट नहीं है, 4 लाइन है, याद हो जाता है। और बचपन से ही हमने देखा अपने पिताजी को और दादाजी को, और हम लोग बहुत सारा ओथ सेरेमनीज अटेंड किए हैं लगातार। वो सेम चीज सुन सुन के भी आपको याद हो जाता है। अच्छा, वहीं से याद था आपको? जैसे हाँ, मतलब 3-4 लाइन जो है वो तो सिमिलर होता है। आप मंत्री का भी शपथ देखो तो फर्स्ट 3 लाइंस आपका सिमिलर ही होता है, उसके बाद ही जाकर के आगे कुछ चेंज होता है। मेरे में एक ही लाइन एडिशनल था कि कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन करूंगी। तो मेरे को इतना नहीं लगता कि मुश्किल है ये बोलना, मतलब बहुत इजी है ये बोलना, इट्स नॉट डिफिकल्ट। पता नहीं लोग इतने सरप्राइज क्यों है, ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। इस जवाब के बाद वो सरप्राइज वाला जो एलिमेंट है थोड़ा कम होगा मुझे लग रहा है। इसके पहले कि हम लोग आगे की बातचीत करें, अब की जब आप दिल्ली आई हैं शांभवी, तो बतौर सांसद आई हैं, इसके पहले दिल्ली आप रही, पढ़ाई लिखाई आपकी हुई, तो जो पहले का रहना और अभी आना, दोनों में क्या फर्क लग रहा है?
देखिए पहले एक स्टूडेंट की तरह दिल्ली में रहते थे, दिल्ली में घूमते थे, जैसे एक नॉर्मल स्टूडेंट लाइफ होता है, बाकी एक दोस्तों के साथ होता था, पढ़ाई करना पड़ता था, कॉलेज जाना होता था, वही लाइफ था। सुबह उठे, कॉलेज गए और फिर उसके बाद शाम में थोड़ा घूमना फिरना हुआ, पढ़ाई हुआ, सो गए, मतलब वैसे ही लाइफ होता था। अब यहाँ पे दिल्ली में रहने में एक जिम्मेदारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लगातार यहाँ पे काम है, बहुत सारा काम करना पड़ता है, यहाँ पे प्रेशर है, यहाँ पे अब हम लोग का पार्लियामेंट है, हम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो हमको ये लगता है कि ये जो पूरा जो स्टे इन दिल्ली है, अब वो खाली रहने दिल्ली में रह रहे वाला नहीं है, दिल्ली में रह के काम करने वाला डेफिनेशन हो गया है। और उसके लिए हम लोग को लगे रहना पड़ता है, हर दिन हर समय क्षेत्र के लोगों का लगातार आपको कॉल्स आता है। अभी जैसे सेशन चल रहा है तो पार्लियामेंट के अंदर हम कॉल रिसीव नहीं कर पाते हैं, कॉल मैसेजेस को रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं। तो जब हम पार्लियामेंट के बाहर आते हैं उसके बाद वो सारे कॉल्स को रिस्पॉन्ड करना, उसको मैसेजेस को वापस देखना, कोई और इसीलिए हम कॉल रिस्पॉन्ड करते हैं और मैसेजेस देखते हैं क्योंकि हमको लगता है कभी कभी लोग सही में अर्जेंसी में कॉल करते हैं, या तो मेडिकल अर्जेंसी होती है या तो ट्रैवल अर्जेंसी होती है, इसके लिए लोग ज़्यादातर डेस्परेटली आपको रीच करने का कोशिश करते हैं। तो मेरा प्रयास यही रहता है कि जितना कॉल्स मिस हुआ है, जितना मैसेजेस मिस हुआ है, उसको हम रिवर्ट बैक करें। एक पूरी टीम है, वो टीम को फिर वापस से एक्टिवेट करना पड़ता है कि नहीं, इनका ट्रेन कंफर्म कराओ, इनका हॉस्पिटल को ये करो, इनकी कोई समस्या है वो देखो। इसके बियॉन्ड जो क्षेत्र के ये, क्योंकि जब सेशन आपका चल रहा होता है तब आपके जितने भी मंत्री हैं सब लोग दिल्ली में होते हैं, तो आपको उसी टाइम पे नेटवर्किंग करना है, अपने क्षेत्र के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसीज़ लेके आनी है, ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं लेके आनी है, लोगों तक जा के बात रखनी है। जैसे हम समस्तीपुर को रिप्रेजेंट करते हैं तो लगातार हम लोगों से मिलते हैं। आज हमने हमारे मंत्री जी पीयूष गोयल जी से मेरी मुलाकात हुई, तो अब हम चाह रहे हैं कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी वहाँ तक लेके जा सकें, उसके लिए हम कैसे एक रोड मैप तैयार कर सकें कि जब हम अगली बार उनको मिले तो मेरे पास वो सब चीज़ लिखा हुआ हो, तैयारी करके आप जाएं, तैयारी करके। तो मेरे को लगता है कि होमवर्क भी जाता है। ये नहीं होता कि आप सुबह, अगर आप एक पार्लियामेंटेरियन है तो ऐसे नहीं होता कि आप बस सुबह गए और सेशन अटेंड करके अटेंडेंस लगा के वापस आ गए, नहीं, तब आप अपने टर्म का फ्रूटफुल यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं। अगर आप कल जा रहे हैं, जैसे अगर हमको कल किसी से मिलना है तो हम अभी से पूरी तैयारी करेंगे कि कल जब हम उनसे मिले तो हमको उनको समस्तीपुर के लिए क्या क्या बोलना है और हम क्या चाहते हैं कि वो समस्तीपुर में हो सके, या हम वहाँ तक कौन कौन सी योजनाएं लेके जा सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे लगातार लोग हम कनेक्टेड, हमको लगता है कि आज के एक युवा नेता हैं तो उसका एक डिफरेंस होना चाहिए। सोशल मीडिया पे हम एक्टिव रहते हैं तो आप नहीं मानेंगे, पर बिजली की समस्या, पानी की समस्या, ये सारी चीज ज्यादातर हमको फेसबुक कमेंट से पता चलता है, उसको फिर रीडायरेक्ट करना कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। समस्याएं अभी तक सांबेबी के पास पहुंच चुकी हैं। अगर मैं बात करूं चुनाव जीतने और लोकसभा में शपथ लेने के साथ साथ ज्यादातर समस्याएं कैसी आ रही हैं? कनेक्टिविटी स्पेशली हम लोग में जहाँ पे बाढ़ ग्रसित रीजन है, कुशेश्वर स्थान, हाया घाट, ये सब में कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। इसके अलावा एम्बैंकमेंट एरियाज जो है, जो बांध पे गांव सब है, वहाँ पे बिजली का जो बसे हुए हैं, वहाँ पे बिजली की समस्या है, वहाँ पे रहने के लिए वहाँ पे समस्या है। और इसके अलावा मेन इशू वहाँ पे जो बार बार दिख रहा है, जाम, समस्तीपुर जो टाउन है उसमें जाम का समस्या है। तो मिला जुला के लगभग ज़्यादातर यहाँ पे कनेक्टिविटी इशू है। कुशेश्वर स्थान में डिग्री कॉलेज का एक मांग है, वो भी है। बहुत सारी फैक्ट्रीज बंद पड़ी हुई हैं उसको खुलाने की, बट एवरीडे बेसिस पे जो आपको समस्या मिलती है वो कनेक्टिविटी रिलेटेड होता है, और बिजली, पानी, यही सब चीज से रिलेटेड आता है ज्यादातर, और हॉस्पिटल क्वेरीज और ट्रैवल। नए वाले संसद में पहली दफा गई सांसद बनने के बाद, कैसा रहा पहली बार जब आप वो सुरक्षा जांच करके और सामने घुसी होंगी सत्यमेव जयते, क्या आया पहला रिएक्शन? सच बताएं तो पहली बार जब हम गए तो पहली बार हमको लगता है कि पूरे चुनाव लड़ने से लेके जीतने तक के प्रोसेस में हम पहली बार नर्वस हुए, घबरा गए हम। मेरे को लगा कि मतलब इतना मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे और अब यहाँ आ गए, अब यहाँ से कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कितने लोग का आस है। एक वो कोई कितना भी डिनाई करे पर हम मानते हैं कि सबके ऊपर वो प्रेशर रहता है, क्योंकि हमें लगता है कि
पूरी दुनिया हमें देख रही है, पूरे पूरे देश के लोग हमें देख रहे हैं, युवा हमें देख रहे हैं, महिला हमें देख रहे हैं, मेरे क्षेत्र के लोग मेरे को देख रहे हैं। तो वो एक सेकंड के लिए घबराहट हुआ, बट फिर हम मन में याद किए कि कितने लोगों का दुआ और आशीर्वाद लेके हम यहाँ तक पहुंचे और अब हम उनका सर नहीं झुका सकते हैं। बहुत मेहनत करना है, बहुत काम करना है। फिर बहुत खुशी हुई और खुशी के साथ साथ एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हम लोग कहते हैं, एक जिम्मेदारी का एहसास होता है, वो हुआ हमको वहाँ जा कर के। और यहाँ तक पहुँचने के लिए सिर्फ हम अकेले ही नहीं मेहनत की, हमारे जितने कार्यकर्ता हैं सबने मेहनत की है, सबकी मेहनत से चुनाव जीता जाता है और सबकी मेहनत से सिर्फ आज अकेले हम वहाँ नहीं पहुँचे, वो सारे लोगों का दुआ और आशीर्वाद मेरे साथ पहुँचा है। तो हम ये मानते हैं कि अब यहाँ से सिर्फ और सिर्फ मतलब इतना मेहनत करना है कि समस्तीपुर का नाम रोशन हो जाए। मेरे अगले कुछ सवाल वहीं से निकल रहे हैं। जब आप लोकसभा चुनाव लड़ रही थी, मैं आपका सोशल मीडिया अकाउंट बहुत अच्छे से देख रहा था। आप लोगों का नारा था, मूल मंत्र जो था आप लोगों का कि संभवी है तो संभव है, ये नारा था। हाँ। अब आप लोकसभा के अंदर हैं, अब आप सांसद हैं, शपथ ले चुकी हैं, अब आपके यहाँ से काम करने के दिन शुरू हो चुके हैं। समस्तीपुर के लिए क्या क्या संभव है अगले 5 साल में? देखिए, हमने बहुत बार बोला और अभी भी हमने कहा था, हमारी प्राथमिकता यही है कि जो वादे वर्षों पहले वहाँ की जनता को किए गए थे और जो वादों को किसी ने नहीं पूरा किया, वो सारे वादों को हमें पूरा करना है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि लोगों का उससे आस जुड़ जाता है, लोग उसका इंतज़ार करते हैं। कब से वो बेचारे इंतज़ार कर रहे हैं कि अब होगा, पर वो हो नहीं रहे। तो वो सारे वादों को तो हमें पूरा करना ही करना है। कौन से ऐसे वादे, 1-2 वादे जो आपके नोटिस में होंगे? भोला टॉकीज फ्लाईओवर, मुक्तापुर फ्लाईओवर है, अशोक पेपर मिल है, चीनी मिल है, जूट मिल है। ये सब लोग चुनाव प्रचार में जाते हैं, कहते हैं कि हम इस पे काम करेंगे, इसको खुलवा देंगे, पर चुनाव के बाद वो उसका काम नहीं करते हैं, वो काम नहीं हो पाता है। और बात सिर्फ कनेक्टिविटी, पुल, सड़क बना देने का नहीं है, बात ये है कि सही समय पे लोगों तक सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। ये हम बार बार कहते हैं। हम लोग कुशेश्वर स्थान गए थे, वहाँ पे मेरे ही उम्र के कोई होंगे, हमसे छोटे होंगे, उन्होंने हमें कहा कि दीदी हमें जब पानी लगता है तो हमें पढ़ाई छोड़ देना पड़ता है क्योंकि हम कॉलेज नहीं जा पाते। तो ये बात सिर्फ उस गाँव को सुंदर बनाने का बात नहीं, ये बात है कि वहाँ के बच्चे अभी तक अपनी शिक्षा नहीं पूरी कर पा रहे हैं। कोई बीमार होता है, वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहा है, एम्बुलेंस वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये बात तो सिर्फ सुंदर जगह करने का नहीं है ना, ये तो है कि आप सब फैसिलिटीज ले आए हैं, हॉस्पिटल्स ले आए, स्कूल्स ले आए, पर लोग पहुंच ही नहीं पा रहे वहां तक। यहाँ पे मुक्तापुर फ्लाईओवर है, हम अभी गए थे अपने सबसे पहले हम बता दें कि अपने संसदीय क्षेत्र में हमने एक ऑफिस खोला है। अच्छा। जहाँ पे लोग आते हैं, तो उसके जब उद्घाटन के लिए हम गए थे, वहाँ पे मुक्तापुर फ्लाईओवर का भी डिमांड लगातार आ रहे हैं क्योंकि वो मेडिकली भी DMCH से समस्तीपुर को कनेक्ट करता है। तो ये चीज़ सिर्फ, अब आप ये देखिए ना कि वो ROB सिर्फ कम्यूट के लिए, ऑफिस जाने के लिए जरूरी नहीं है, वहाँ पे लोगों को सही में अस्पतालों तक, विद्यालय तक, स्कूल के लिए। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है कि वहाँ पे महिलाओं का और युवाओं का हायर एजुकेशन हैम्पर हो रहा है। महिलाओं को लोग कॉलेज नहीं भेज रहे क्योंकि उनको लगता है कि अरे कॉलेज बहुत दूर है, कॉलेज जाने की जरूरत, कैसे भी हमारा समाज ऐसा है कि 18-19 में लड़की की शादी करा दी जाती है, तो वो हायर एजुकेशन परस्यू ही नहीं कर पाती है। तो इसीलिए कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पे मेरा मेन फोकस है, क्योंकि उससे आप लोगों तक रोजगार पहुंचा सकते हैं, आप लोगों को रोजगार तक पहुंचा सकते हैं, लोगों तक आप शिक्षा पहुंचा सकते हैं, लोगों तक आप चिकित्सा पहुंचा सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा हम मानते हैं कि एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट लेकर के आ सकता है, या फिर आप उनको इंडस्ट्रियल एरियाज के साथ कनेक्ट कर सकते हैं कि लोग वहाँ पे रोजगार के लिए जाएं। बिहार में युवाओं की मांग है, लगातार एक बर्निंग इशू है युवाओं का रोजगार, और हम मानते हैं युवा शक्ति, नारी शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हम सदन में। और अगर हम अपने युवा साथियों के लिए कुछ कर सकते हैं तो वो है कि अच्छे से अच्छा हम उनको रोजगार दे सकें, ताकि उनका आर्थिक विकास हो, और आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक विकास हो। हम सोशियोलॉजी के स्टूडेंट मैं बिहार पे ही आ रहा था, आप जब बोल रही थी समस्तीपुर के लिए, मैं वो महसूस कर पा रहा हूँ। आगे चल के आप कितना काम करेंगी, कैसा काम करेंगी, उस पर भी हमारी बातचीत होगी। लेकिन अभी जब आप कम से कम बोल रही हैं तो मुझे वो ईमानदारी तो दिख रही है आपके बोलने में कि एक एक चीज का नाम ले रही हैं और बता रही हैं। आप समस्तीपुर का प्रतिनिधित्व करती हैं, लेकिन आप बिहार का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल। बिहार को लेकर के सांभवी क्या सोचती हैं? बिहार की तरक्की का रास्ता कहां से खुलता है? ये बात बार बार होती है कि बिहार से जो सांसद चुने जाते हैं
39, 36 नंबर में बात नहीं करेंगे। वो सांसद दिल्ली आकर के बिहार के लिए एकजुट होकर के कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बिहार का एक पुराना मांग है बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर के, क्या कहेंगे शांभवी इस बारे में? देखिए, विशेष राज्य का जो दर्जा है वो प्लानिंग कमीशन तक था। जो टर्म होता है स्पेशल स्टेटस, वो प्लानिंग कमीशन तक था। प्लानिंग कमीशन के बाद जब नीति आयोग आए, उसके बाद से हमें नहीं लगता है कि स्पेशल स्टेटस के नाम से कुछ भी होता है। पर हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत सरकार में मंत्री श्री चिराग पासवान जी, सब जीतन राम मांझी जी, हम लोग सब अटूट हैं और हम सब एक स्पेशल स्टेटस तो नहीं पर स्पेशल पैकेज का मांग ज़रूर रखेंगे। और हम मानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी इसको पूरी गंभीरता से देख रहे हैं। और अभी यहाँ से पहले क्या हुआ नहीं बता सकते, पर यहाँ से आगे क्या होगा, लगातार हम यही प्रयास करेंगे कि बिहार को अच्छा आर्थिक मदद मिले, ताकि बिहार में अच्छा इन्वेस्टमेंट हम ला सकें, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकें। अभी भी बिहार में कई ऐसे रिमोट विलेजेस हैं जो आप इसको नहीं देना। हम लोग सब साथ में बैठते हैं, जब सारे सांसद साथ में बैठते हैं तो हम लोग ये ज़रूर डिस्कस करते हैं कि हमारे इस गांव में ये समस्या है, हमारे इस गांव में ये समस्या है। तो ये बातचीत होती है? बिल्कुल होती है। और हमारे स्पेशली जो हम लोग 4-5 लोग हैं, जो हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के 5 जो हैं, हम लोग का एक्चुअली सिमिलर बेल्ट में पड़ता भी है। वो आप वैशाली, हाजीपुर, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, एक जमुई थोड़ा अलग है। तो हम लोग लगातार ये बात करते हैं कि आपका वहाँ पे क्या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, क्या इकोनॉमी है, कैसे उसको बेटर कर सकते हैं हम लोग, कैसे मिक्स करके उसको बेटर कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हमेशा होती रहती हैं। और हमारे साथ राजेश वर्मा जी भी हैं जो खगड़िया के सांसद हैं, उनसे भी हमारी बातचीत होती है कि कैसे हम मकई के प्रोडक्शन को इथेनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट का उस पर सब्सिडी है। तो जब हम साथ बैठते हैं तो इसके बारे में हम ज़रूर बात करते हैं और कलेक्टिवली एक एफर्ट लेने का कोशिश करते हैं कि हम लोग एक कहते ना मिलजुल के कुछ एक योजना बनाए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ हो। आप कह रही थी कि बिहार के विशेष राज्य के दर्जा की जो बात है वो पहले जो प्लानिंग कमीशन थी उसकी बात है, लेकिन अभी जब सरकार बनी नहीं, हम कह रहे थे कि प्लानिंग कमीशन तक एक स्पेशल स्टेटस दिया जाता था। नीति आयोग के बाद ऐसा स्पेशल स्टेटस नहीं है। स्पेशल आर्थिक पैकेज आपको मिल सकता। अभी जब सरकार बनी है तो जदयू का समर्थन है। जदयू के प्रवक्ता ने ये बात दोहराई थी कि हमें वो बिहार के विशेष राज्य के दर्जा पे फोकस करना चाहिए। तो बात है कहीं ना कहीं हवा में, मतलब हाँ, मतलब वो हम सब आगे परस्यू भी करेंगे उसको, ऐसा नहीं है। अगर हमारे किसी भी हमारे दल के किसी भी पार्टी को लगता है कि नहीं ये मांग आगे होना चाहिए तो ये मांग बिल्कुल होगा, क्योंकि हम लोग सब बिहार को यहाँ बिहार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हम लोग सब एक ही दल के हैं। बहुत उम्मीदें हैं लोगों को, बिहार की जनता को आप लोगों से। राजनीति से थोड़ा सा किनारा करेंगे थोड़ी देर के लिए, और थोड़ा जो शांभवी का जो अपना जीवन है जिसमें आपने बहुत कुछ किया है पढ़ाई लिखाई के साथ साथ, उस पर थोड़ी सी बातचीत करते हैं। आपने खुद ही कहा कि आप यंग इंडिया का प्रतिनिधित्व करती हैं। आपने अपनी मर्जी से, जहां तक मुझे पता है, अपने धर्म अपनी जाति के बाहर जाकर के अपने जीवन साथी का चुनाव किया। और शांभवी ये इसलिए जरूरी है कि आज भी हमारे देश में और हमारे राज्य में बहुत सी लड़कियों को ये प्रिविलेज नहीं मिलता है, वो ऐसा नहीं कर पाती हैं। आपके हिसाब से, या नहीं कर पाते हैं, आपके हिसाब से देश के युवाओं की पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए? करियर बनाना, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना, और आगे जब उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला हो जीवन साथी चुनने का, क्या करना चाहिए? हम मानते हैं कि युवाओं के लिए सबसे ज़रूरी अगर कुछ है तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है। और महिलाओं के लिए भी ये, हम कभी किसी को भी बोलने से हम घबराते नहीं है, कभी कतरते नहीं है। ज़रूरी आर्थिक स्वतंत्रता सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो आपको, ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कितना कमा रहे हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि आप कमा रहे हैं। और जब आप कमाते हैं और जब आपके पास, स्पेशली महिलाओं के पास वो होता है, क्योंकि लगातार आप देख रहे होंगे कि पिछले कई वर्षों से हम लोग इस चीज़ पे, सोसाइटी डेवलपमेंट के लिए, समाज विकास के लिए हम लगातार फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का बात करते हैं। वो चाहे आंगनवाड़ी वर्कर्स हो, जीविका दीदी हो, वो कोऑपरेटिव्स हो, वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो, सब लगातार विमेन के फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए काम करता है। तो ऑब्वियसली करियर ज़रूरी है, और करियर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो आपको एक, कहते हैं ना, डिसीजन मेकिंग का पावर देता है। छोटे से छोटा डिसीजन इंपॉर्टेंट होता है, और वो जब आपको पावर मिलता है डिसीजन लेने का, आप फैसले ले सकते हैं स्वतंत्रता से, और आपको पता है कि आप सही चीज़ कर रहे हैं, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। ये चीज़ ज़रूरी है। जहाँ तक रही बात हमारे
जाति के बाहर शादी करने की, तो हम ये मानते हैं कि हम इंसान देख के शादी किए थे और वो हमारे बहुत अच्छे मित्र थे। और उनके जो पिताजी हैं आचार्य किशोर कुणाल, वो मानव सेवा और जन सेवा का सबसे बड़ा उदाहरण है। उनके तरह आज तक हमने ना वो कभी किसी का जात पूछ के सेवा किया, ना वो कभी किसी का धर्म पूछ के सेवा किया। इनफैक्ट उन्होंने जितना दलितों के लिए काम किया है वो हमारे कई महान दलित नेता भी शायद नहीं कर पाए। एक मिनट के लिए सॉरी, मैं आपको आचार्य कुणाल किशोर आपने कहा, बिहार के बाहर जो लोग नहीं जानते होंगे, ये चर्चित आईपीएस ऑफिसर रहे हैं और 80 के दशक में एक मामला हुआ बिहार में, उससे खासे लोकप्रिय हुए। रिटायरमेंट के बाद और पुलिस की सेवा छोड़ने के बाद अब ये समाज और धर्म के काम में लगे हुए हैं। हाँ। तो ये यहाँ करेक्ट करना जरूरी था। मैं आपसे ये पूछना चाहता कि शायन कुणाल से प्रेम विवाह है आपका? हाँ। कैसे मिले आप लोग पहली बार? कॉलेज में। बताइए थोड़ा सा। कॉलेज में थे हम लोग, कॉमन फ्रेंड्स थे, कॉमन फ्रेंड सर्कल था। पटना से थे, दिल्ली में पढ़ रहे थे, तो आपको पता होता है कि पटना से अगर आप कहीं आपके प्रदेश के लोग किसी और प्रदेश में हों तो आपको पता चल ही जाता है, कनेक्शन बन जाता है। और सबसे मजेदार चीज है कि हम लोग यूथ पार्लियामेंट में मिले थे। अच्छा। हम लोग उस टाइम पे कॉलेज में बहुत डिबेट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते थे। मेरा लेडी श्री राम कॉलेज था, लेकिन उनका एमिटी था। अच्छा। तो हम लोग सेम कॉलेज में नहीं थे। हाँ। पर हम लोग कॉलेज के बाहर यूथ पार्लियामेंट में मिले, जहाँ और कॉलेज के स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, इंटर कॉलेज एक्टिविटीज होता है। तो हम लोग, हमारी मुलाकात वहाँ हुई थी, वहाँ से हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए और दोस्ती हमारी काफी सालों तक थी। फिर जब कॉलेज ख़त्म हो गया, पढ़ाई ख़त्म हो गई, मास्टर्स कर लिए, तब पेरेंट्स ने बोला कि तब हम अपनी मतलब पीएचडी परस्यू करना चाहते थे। पीएचडी तो कर रही हैं शायद? हाँ, अभी पीएचडी कर रहे हैं। किस विषय में? अभी हम कर रहे हैं सोशियोलॉजी में ही अपना पीएचडी। मेरा टॉपिक इज कहाँ से? मगध यूनिवर्सिटी। मगध यूनिवर्सिटी। और कंटिन्यू करते हैं। हाँ। पढ़ाई लिखाई खत्म हो गई क्योंकि वो देखिए, ये इसलिए जरूरी है, मैं सिर्फ इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि ऐसी चीजों से हेडलाइन बनती है, इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपकी कहानी सुन करके और लोगों को और लड़कियों को कम से कम एक जिगरा आएगा कि कुछ सही फैसले करने हैं तो सामूहिक से सीख सकते हैं। तो इसलिए बताइए। हाँ, तो बस हमने अपने पेरेंट्स को बताया कि पेरेंट्स में किसको बताया पहले? पिताजी को कि दोनों को साथ बिठा करके? मतलब पता था दोनों को, हमको नहीं लगता, मम्मी पापा को सब पता होता है। ये चीज नहीं होता कि आपको बताना पड़े, दे ऑलरेडी नो। बस जब कहते हैं कि बहुत हम लोग का एक एज हो गया था, 24-25 हम थे, तब मेरे पेरेंट्स ने कहा कि देखो, एंड हम लोग राजनीतिक परिवार से आते थे। उनका हाँ, आपके दादाजी कांग्रेस में रहे, मेरे पिताजी कांग्रेस में रहे, अभी जदयू में है, तो लंबा इतिहास है। तो मेरे पिताजी बोले कि देखो, अगर सीरियस हो और आगे कुछ करना है तो अभी कर लो, मतलब अभी करोगे या 2 साल बाद करोगी, सेम है, मतलब बात सेम ही है। तो मेरे को भी लगा कि हाँ, बात तो सेम है। और फिर हमने सायन को ये बात कही कि देखो ऐसे ऐसे है और प्रेशर बन रहा है, अब धीरे धीरे एक एज के बाद प्रेशर बनने लगता है। तो उन्होंने अपने मम्मी पापा से बात की और किसी को कभी कोई ऐतराज नहीं, किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं, कभी नहीं, कोई एक आदर्श परिवार है फिर आपका भी और आयन का भी। टचवुड। और इनफैक्ट मेरे इन-लॉज इतने सपोर्टिव थे मेरे राजनीतिक करियर को लेकर के। मेरे फादर इन लॉ मेरे लिए कैंपेनिंग किए, जो आज तक कभी किसी भी पॉलिटिकल कैंपेन में पार्टिसिपेट नहीं किए, कभी भी किसी के लिए चुनाव प्रचार नहीं किए। वो हमारे चुनाव प्रचार में आए, 10-15 दिन हमारे। और खास तौर पे बिहार में पता चले कि बहू चुनाव लड़ रही है, बेटा नहीं लड़ रहा है, तो खास तौर पे उतना समर्थन नहीं होता है। लेकिन ये आपके मामले में नहीं हुआ, अच्छी बात है। लेकिन मैं आपसे सामने ये पूछना चाहता हूँ कि जब आप दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, परिवार को बताया, किसी तरफ से कोई ऐतराज नहीं हुआ और शादी की बात हो गई, शादी आप लोगों ने कर ली, चुनाव लड़ेंगी आप, लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी, ये कैसे आया दिमाग में? किसके दिमाग में आया? कैसे हुआ शुरुआत? ये आया मेरे जो पति हैं उनके दिमाग में। राजनीति करना चाहते थे, राजनीतिक करियर चाहते थे, राजनीति में आगे बढ़ना चाहते थे। ये बात हम लोग सबको पता थी, ये चीज शादी के पहले भी हमने क्लियर कर दिया था। और ऑब्वियसली एक लव मैरिज है तो पार्टनर को पता है मेरा क्या एम्बिशन है, हम क्या जिंदगी में करना चाहते हैं। और वो भी बहुत सपोर्टिव है, टचवुड। वो बहुत ही कहते हैं ना, सुपर सपोर्टिव। जहाँ जाती हैं उस तस्वीरों में वो भी दिखते हैं बिल्कुल। और बहुत कम
कम ऐसा देखने को मिलता है कि वो आप अपनी वाइफ को इतना प्रमोट करें। वो बहुत सपोर्टिव है, टचवुड, एंड बहुत अच्छे से ये थॉट कि लोकसभा का चुनाव लड़ना है और लोकसभा का टिकट परसू करना है, ये मेरे पति के दिमाग में आया। और चिराग भैया से हमारा कई वर्षों से बातचीत होता रहता था। बताए दिल्ली में हम पढ़ाई कर रहे थे, वो भी दिल्ली में थे, लगातार मुलाकात होती रहती थी। कैसे मुलाकात? क्योंकि चिराग जी से भी मिलना इतना आसान तो नहीं है, मतलब ये राजनीतिक परिवार। हम लोग उनको 2021 से हम लोग उनसे मिल रहे हैं। और इनफैक्ट वो मेरे पति सायन के जीवन में एक बड़े भाई की भूमिका निभाते थे। और आप लगातार आप पहले का भी पिक्चर्स देखेंगे तो उसका आपको हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के साथ उनकी तस्वीरें आपको देखने को मिलेंगी। तो वो उस समय से उनसे मिलते जुलते थे और एक कहते हैं ना गार्जियन, बड़े भाई की तरह वो हमारे जीवन में एक भूमिका निभा रहे थे। जब चुनाव अनाउंस हुआ, पहले तो हमने भी उनको नहीं बताया था, जब चुनाव की घोषणा हो गई, औपचारिक ऐलान हो गया, तब हमने कहा कि भैया हम चुनाव लड़ना चाहते हैं, समस्तीपुर से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तब उन्होंने आई थिंक एक सर्वे कराया, पार्टी में बातचीत हुई। ऑब्वियसली पार्टी के जितने भी वर्कर्स थे उनसे बातचीत किया गया, पदाधिकारियों से बातचीत किया गया, समस्तीपुर में सर्वे कराया गया कि कौन आइडियल कैंडिडेट है, क्या है, जो भी उनका अपना कैंडिडेट चुनने का जो प्रोसेस रहा वो सब अपनाया गया। हाँ, वो सब अपनाया गया। और फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि ठीक है हम बताएंगे। फिर जब प्रोसेस कंप्लीट हो गया उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप लड़ना चाहती हैं तो हम मौका देंगे। और हम मानते हैं कि बिहार की राजनीति में आज कोई इतना बड़ा मौका नहीं देता। और जब आपको टिकट मिला उसके बाद अपने पिताजी के पास पहुंची आप, अशोक चौधरी जी के पास, वो वीडियो भी वायरल हो गया। क्या था उस वीडियो के पीछे की कहानी बताइए। वीडियो तो लोगों ने देखी। वीडियो के पीछे की कोई ऐसी कहानी, हम अपने ससुराल में थे जब ऐसे आपको आइडिया लग जाता है ना कि अच्छा शायद टिकट की घोषणा होगी 1 दिन में, फिर हुआ 2 दिन में, फिर हुआ 3 दिन में। वो दिन तो बहुत मुश्किल होते होंगे नहीं? मतलब दिन समय नहीं कटता था, लगता था अब हो जाए अब हो जाए लगातार। और हम लोग भी डेस्परेशन में सबको फोन करते थे, कुछ हुआ कुछ पता चला। मतलब ऐसे लगता है कि जिंदगी रुक गया है, मतलब ना आगे बढ़ रहा है ना पीछे जा रहा है, वहां पे हम लोग बस अटक गए। तो ये सारा चीज चल रहा था। और जब एक टिकट का अनाउंसमेंट हो गया कि किसको टिकट मिला, तब हम अपने ससुराल में थे। और ये जो सपना है पार्लियामेंट तक आने का, ये हमारे परिवार का बहुत पुराना सपना है। हमारे दादाजी सबसे पहले 1977 में जनरल इलेक्शन लड़े थे, तब से लेके आज अभी तक का ये सपना था। तो जब अनाउंसमेंट हो गया टिकट मिलने का, तो मतलब वो जो अनुभव था, वो जो एक्सपीरियंस था, हमें जाना था हमारे पार्टी ऑफिस में। और पार्टी ऑफिस के पहले हम अपने पिताजी से उनका आशीर्वाद लेने के लिए गए थे। हमारे दादाजी की वहाँ पे तस्वीर है, हम उसको प्रणाम करने के लिए गए थे। पर जब हम उतर के जा रहे थे तो हमको दूर से ही दिख गए वो। अच्छा। और फिर जब हम उनको दौड़ के हग किए तो नेचुरली वो एक इमोशनल मोमेंट था। और हम लोग सब इतने समय से इंतजार कर रहे थे उसका। और बेटी को आगे बढ़ता हुआ देख के आई थिंक जब आपको टिकट मिला तो एक तस्वीर आई जिसमें आप अशोक जी के साथ नीतीश जी से मिली। हाँ। बिहार के मुख्यमंत्री से। हाँ। क्या बातचीत हुई? नीतीश जी ने ये नहीं कहा कि अरे बेटी को चुनाव लड़ना था तो जदयू से खड़ा कर देते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमको लगता क्या है बातचीत हुई? हम उनका आशीर्वाद लेने के लिए गए थे। हमारे अभिभावक हैं, वो कई वर्षों से हमारे पिताजी उनके पार्टी से कैबिनेट मंत्री हैं। और उनसे भी हमारा मिलना जुलना हमेशा चलता था और मिलते रहते थे। उनका आशीर्वाद हमें लगातार प्राप्त होता रहा है। हमारे परिवार में वो हमारे परिवार के सदस्य जैसे हैं। हम लोग उनसे मिलते हैं, वो आते हैं हमेशा, बर्थडेज हो, एनिवर्सरीज हो, वो आते हैं। दादाजी का पुण्यतिथि होता है तब भी वो आते हैं। तो एक पारिवारिक रिश्ता है उनके साथ। और जब हम उनको अपना अभिभावक मानते हैं, हम उनको अपने पिताजी के मेरे जीवन में वो इतनी बड़ी भूमिका निभाते हैं, तो नेचुरल है जब हमारा टिकट अनाउंस हुआ तो हम उनसे आशीर्वाद लेने गए और हम उनका आशीर्वाद लिए। वो बहुत खुश थे और उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया और वो कहे भी कि तुम बिल्कुल जीतोगी, तुम मेहनत करती रहो। उनको हमने समस्तीपुर बोला कि आप समस्तीपुर जरूर आइएगा। फिर वो समस्तीपुर आए भी, कैंपेन के लिए चुनाव प्रचार में आए। तो एक बहुत प्यारा शॉर्ट एंड स्वीट मीट था। आखिर के 2 सवाल शांभवी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा बात केबीसी में आखिरी के 2 सवाल। तो एक तो सबसे पहला जो आखिर के 2 सवाल है उसमें ये कि जो आपकी मेहनत है, आप चुनाव जीती हैं, अपने दम पे जीती हैं, आपकी काबिलियत है, उसको कोई कम नहीं कर रहा। लेकिन एक सवाल यहाँ उपजता है कि अगर
जो आपका फैमिली बैकग्राउंड रहा है, आपके दादाजी कांग्रेस में रहे, बड़े नेता रहे, आपके पिताजी कांग्रेस में रहे, कांग्रेस अध्यक्ष रहे बिहार के, अभी जदयू में हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, आपके ससुर जैसा हमने पहले ही बताया कि राज्य के बड़े आईपीएस ऑफिसर रहे हैं। अगर शांभवी चौधरी का एक राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं होती, परिवार नहीं होता, तो आपकी उम्र की किसी लड़की के लिए जो आप आज हासिल कर पाई है वो हासिल करना मुश्किल होता अगर आपके जैसा उसकी पृष्ठभूमि नहीं होती। तो एक सामान्य लड़की के लिए इस उम्र में वो हासिल करना आसान होता जो आप हासिल कर चुकी हैं। देखिए, हम मानते हैं कि आप जिस परिवार से आते हैं उसका इन्फ्लुएंस आपके अपब्रिंगिंग पे और जो आप आगे चल के अपने लिए करना चाहते हैं, जो आपके सपने होते हैं, उस पर इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि मेरे जैसे हर लड़की इस उम्र में राजनीति करना चाहती है। अगर करना चाहे तो अगर करना चाहे तो हो सकता है उसके लिए मुश्किल हो, क्योंकि हम हमेशा ये कहते हैं कि जिस परिवार से हम आते हैं उससे मेरे लिए कम्युनिकेशन आसान हो सकता है, मेरे लिए लोगों से मिलना आसान हो सकता है, और लेकिन चुनाव हम जीतेंगे कि नहीं वो मेरा परिवार उसमें कोई रोल नहीं प्ले करता है। क्योंकि एक कहते हैं कि आई एम अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। तो कोई भी हमें वोट हमारे परिवार के नाम पे नहीं देता है। वोट जो होता है लोग अपने कैंडिडेट को देख के देते हैं, लोग होता है पॉलिसी को देख के वोट देते हैं, योजनाएं को देख के, और जो भी लीडर बनने वाला है, जैसे हमारे चुनाव लड़ रहे थे तो हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए वो वोट दे रहे थे। तो हम ये मानते हैं कि पॉलिटिक्स इज द ओनली प्रोफेशन जहाँ पे हर 5 साल में आपको एग्जाम देना होता है। बिल्कुल। अगर आज हम चुने गए तो हम ताउम्र एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहेंगे। आज से 5 साल बाद हम फिर चुनाव लड़ेंगे, फिर एग्जाम देंगे, मतलब एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। लोग सारे ये लोकतंत्र है, यहाँ पे लोगों के पास है आपको बनाने का या मिटाने का अधिकार। जो अधिकार है, जो शक्ति है, इसी को कहते हैं, वो लोगों के पास है। और हम ये बोलते हैं कि ये जरूर आसान हो सकता है कि हाँ हम लोगों तक जल्दी, हम लोगों से जिस माहौल में आप पले बड़े हैं उससे आपका कम्युनिकेशन आसान हो सकता है, या फिर लोग आपको गंभीरता से ले सकते हैं। पर मेरा पॉलिटिकल करियर होगा कि नहीं होगा ये तो जनता डिसाइड करेगी। बिल्कुल। और अभी नहीं, आज से 5 साल बाद फिर डिसाइड करेगी। हम लोग, पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ परसेप्शन। मेरे लिए हर दिन उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आज से 10 दिन पहले था और जितना आज से 10 दिन बाद होगा। हर दिन का अपना वैल्यू होता है, एक एक मिनट प्रेशियस होता है, एक एक फोन कॉल जैसे हमने कहा इम्पोर्टेंट होता है। हमारे लिए कोई ये नहीं होता कि 9 to 5 का जॉब है, आज फोन बंद कर दिए सो गए, बिल्कुल भी नहीं। हमारे को अगर 11 बजे भी फोन आता है तो यू हैव टू रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। तो ये लोकतंत्र है, यहाँ पे जनता मालिक है, जनता चुनती है। अच्छा, एक चीज और बताइए, लोकतंत्र में ही कई बार ऐसा होता है कि एक पार्टी एक समय में किसी गठबंधन में रहती है, एक समय के बाद उस गठबंधन से बाहर चली जाती है। और पिछले कुछ दिनों में बिहार के मामलों में ये दिखा है कि आपके पिताजी जदयू में है, नीतीश कुमार जी कुछ समय तक एनडीए का हिस्सा रहे, फिर वो महागठबंधन का हिस्सा बन गए। अभी जो इंडिया गठबंधन है उसके बनाने के पीछे नीतीश कुमार ही रहे, लेकिन बीच में वो फिर एनडीए गठबंधन में आ गए। अगर कल को मान लीजिए कि नीतीश कुमार जी की पार्टी ये फैसला करती है, नीतीश कुमार जी ये फैसला करते हैं, मान लेते हैं गणित की तरह कि नीतीश कुमार जी एनडीए छोड़ देंगे, तब शांभवी क्या करेंगी? पिताजी के साथ रहेंगी, पिताजी की पार्टी के साथ, या अपनी लोक जनशक्ति पार्टी के साथ रहेंगी? किसका चुनाव करेंगी, पार्टी पिता? देखिए, हमें ये लगता है पहली बात तो अब कोई स्विचिंग होगा नहीं, क्योंकि आप श्योर हैं इस बात? बिल्कुल श्योर है, क्योंकि हम सब ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा है हमारे प्रधानमंत्री जी को पुनः फिर से एक बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए। और जो जनता है उन्होंने एनडीए की सरकार को चुना है। तो हमें नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी है कि कोई कभी भी कहीं भी स्विच करेगा और कहीं भी जाएगा। एनडीए मजबूत है, एनडीए अटूट है, और एनडीए पूरा अपना टर्म कहते हैं कि पूर्ण बहुमत से सक्सेसफुली और बहुत अच्छी तरीके से, सफल तरीके से पूरा करेगा। और इसके अलावा हम ये मानते हैं कि जो मेरा राजनीतिक धर्म है वो मेरे पार्टी के प्रति है, वो लोक जनशक्ति पार्टी के प्रति है, और हम लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद हैं और हम लोक जनशक्ति पार्टी के ही सांसद रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शांभवी जी, इतनी बेबाकी से हर सवाल का जवाब देने के लिए और इतनी ही स्पष्टता से ये बात भी क्लियर करने के लिए कि लोकतंत्र में पार्टी पहले है, परिवार चाहे वो पिता ही क्यों ना हो दूसरे पायदान पे आता है। बहुत बहुत शुक्रिया लोकमत हिंदी से बातचीत करने के लिए। थैंक यू।